हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इंडियन पोएटिक्स फीचर्स, फंक्शंस एंड पर्पस ऑफ पोएट्री इस इम्पॉर्टेंट आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। यानी इंडिया की जो पोएट्री थी पुराने ज़माने में, जो संस्कृत पोएटिक्स थे वो कैसे थी और उसके फीचर्स और उसके फंक्शंस और उसका पर्पस क्या है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस आंसर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर फीचर्स, फंक्शंस और पर्पस को समझते हैं। इंडियन पोएटिक्स को संस्कृत पोएटिक्स भी कहा जाता है क्योंकि पुराने ज़माने का जो भी लिटरेचर था वो संस्कृत भाषा में होता था। और ये जो संस्कृत पोएटिक्स हैं वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, इनॉर्मस सोर्स है, जिनसे हमें बहुत सारी थियरीज और डॉक्ट्राइन्स समझ में आती है कि इंडिया का लिटरेचर कैसा था, इंडिया का पोइट्री और ड्रामा कैसा था। ये हमें संस्कृत पोएटिक्स से समझ में आता है। फ्रॉम द ओरिजिन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संस्कृत पोएटिक्स इज टू फाइंड आउट द एसेंस और सोल ऑफ द पोएट्री। तो शुरुआत से ही ये जो संस्कृत पोएटिक्स हैं इनका जो मेन मकसद रहा है, यानी कि इंडिया का जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसका मेन मकसद यही रहा है कि हम पोइट्री की आत्मा को समझें, उसकी सोल को समझें। तो संस्कृत पोएटिक्स जो है वो बहुत सारे स्कॉलर्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है। यानी इंडिया का ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे स्कॉलर्स ने डेवलप किया है। तो चलिए अब हम लोग इसके फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पोइट्री या इंडिया में संस्कृत भाषा में जिसे काव्य कहते हैं, ये एक कला है, ये एक आर्ट है जो पोएट यानी कवि की इमेजिनेटिव पावर पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द इमेजिनेटिव एबिलिटी ऑफ द पोएट। तो पोएट की इमेजिनेटिव एबिलिटी के ऊपर पोएट्री डिपेंड करती है और हम उस पोएट्री से कैसा अनुभव करते हैं, कैसी रस अनुभूति हमें होती है, यानी कैसा एक्सपीरियंस हमें होता है, यही पोएट्री का मेन मकसद है, प्राइमरी गोल है। तो पोएट्री का ये मकसद है कि हम उससे कुछ हासिल करें, उससे हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ एक्सपीरियंस करने को मिले, एक अच्छी रस अनुभूति हमें हो। इन दिस वे द रियल पर्पस ऑफ ए पोएट इज टू अटेन ब्यूटी विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। इसीलिए एक पोएट का असली मकसद यही है कि वो अपने शब्दों के जरिए, अपनी पोएम्स के जरिए एक ब्यूटी को अटेन करे, ऐसी सुंदर पोएम लिखे जिससे रीडर्स को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले और ह्यूमन बींग्स के हार्ट में एक एक्सपीरियंस स्टिमुलेट हो, यानी कि लोगों के मन में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आए उसकी पोइट्री को लिखकर। पोएट का यही मकसद होता है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ द ब्यूटी इज कन्वेड इन पोएट्री। लेकिन अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि पोएट पोएट्री के अंदर इस सुंदरता को कैसे लाते हैं। तो वो अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके उस ब्यूटी को लाते हैं, जिसके बारे में हम आगे अभी समझेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं कि इस ब्यूटी को, इस सुंदरता को पोएट पोएट्री में कैसे लाते हैं, पोएट्री का नेचर क्या है और ऐसे एक्सपीरियंसेस का नेचर क्या है, ऐसे एक्सपीरियंसेस कैसे हासिल होते हैं। हाउ डू डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पोएट्री की सुंदरता को बढ़ा देती हैं। तो जैसे इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी, यानी कि संस्कृत में भी इस तरह के बहुत सारे अलंकार होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिससे ये संस्कृत पोएट्री, इंडियन पोएटिक्स जो है वो सुंदर हो जाता है। यानी कि जो अलंकार हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके ये जो पोएट्री है वो सुंदर हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से पोएट्री को अच्छा बनाए, इस तरह के क्वेश्चंस पोएट्स के सामने हमेशा आते थे और इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलंकार शास्त्र का डेवलपमेंट हुआ। अलंकार शास्त्र लिखा गया और उस अलंकार शास्त्र में इन अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बताया गया। तो ये जो अलंकार शास्त्र है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है एक तरह का, और अगर लिटरल वर्ड्स में समझा जाए तो इसका मतलब होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसी तरीके से संस्कृत में भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो संस्कृत पोएटिक्स जो है, यानी ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये कहाँ से आया, एक्चुअली पहली बार कहाँ से आया, ये समझना काफ़ी कठिन है। तो मॉडर्न स्कॉलर्स ने बहुत कोशिश की है इसकी हिस्ट्री को निकालने की, इसके रूट्स को निकालने की। तो अगर इसके रूट्स की बात करें तो वैदिक लिटरेचर में हमें इनके रूट्स मिलते हैं। तो वेदास जो हैं वो 4
चार होते हैं, जिसमें जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा हमें पोइट्री की जड़ें देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म है वेदास का, और ऋग्वेद में बहुत सारे स्पेसिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं पोइट्री के। उनमें हिम्स लिखी हुई हैं, इस तरह के दोहे लिखे हुए हैं जो 2-2 लाइन्स के हैं, 4-4 लाइन्स वगैरह के हैं। और हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पहली पोइट्री का जिक्र होता है। सबसे पहली तरह की जो पोइट्री है वो ऋग्वेद में लिखी गई थी। इसके अलावा उपमा भी बहुत सारी ऋग्वेद में यूज हुई है। उपमा का मतलब होता है एक डायरेक्ट कंपैरिजन करना, जैसे इंग्लिश में हम सिमिली कहते हैं, जहाँ पे हम एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे एक औरत की बोली को एक कोयल के साथ कंपेयर करना, ये एक उपमा है, ये एक उपमा देना हुआ। तो ऋग्वेद में उपमा का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा आचार्य पनिनी ने भी अपने वर्क में फिगर ऑफ स्पीच उपमा का इस्तेमाल किया है। तो अगर हम संस्कृत पोएटिक्स के बारे में समझें तो इसके अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और उन स्कूल ऑफ थॉट्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अलंकार एक स्कूल है जिसमें हम अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में समझते हैं, पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। इसके अलावा रस थियरी, जिसको कहते हैं एस्थेटिक प्लेजर, यानी क्या प्लेजर हासिल हुआ पोएम को पढ़ के, उसे रसा स्कूल कहते हैं। इसमें अलग अलग रस आते हैं, जैसे कि हास्य रस यानी कि एक कॉमेडी स्टाइल, या रौद्र डरावना, इस तरह के हॉरर, इस तरह के बहुत सारे इसमें रस आते हैं। इसके अलावा जो अगला स्कूल है वो है रीति यानी कि स्टाइल का स्कूल। फिर है गुण यानी कि एट्रीब्यूट का स्कूल। अलग अलग गुण होते हैं, जिसके लोगों में भी अलग अलग गुण होते हैं। तो ये जो स्कूल है वो गुणों पर अपना फोकस करता है। अगला जो स्कूल है वो है ध्वनि यानी कि सजेशन स्कूल। साउंड का एक स्कूल है ये, जिसमें हम लोग ध्वनि के बारे में डिस्कस करते हैं, पोएम में जो अलग अलग साउंड्स आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर है वक्रोक्ति यानी कि ऑब्लिक्विटी, और फिर है अनुमान यानी कि इन्फ्रेंस निकालना, किसी चीज़ का मतलब निकालना, और लास्ट है औचित्य या प्रोप्राइटी स्कूल। तो इस तरह के अलग अलग स्कूल्स हैं इंडियन पोएटिक्स में। अभी इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो भरत मुनि थे उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखी, और कह सकते हैं कि इंडियन पोइटिक्स की ये काफ़ी एक पुरानी टेक्स्ट है इंडियन पोइटिक्स की, नाट्य शास्त्र, और इसमें अलंकार और रस थियरी के बारे में बताया है। इसके बाद फिर जो डैंडिन है, ये भी एक स्कॉलर थे। इन्होंने भी अलंकार के बारे में काव्य दर्श अपने फेमस वर्क में बात की है। इसके अलावा जो वामन थे उन्होंने भी अलंकार के बारे में काव्य तैरिकारा में बात की है। इनका वर्क काव्य तैरिकारा है। और रस थियरी जो है वो बहुत सारे थियरिस्ट ने रस थियरी के बारे में बात की है, जैसे रुद्रक, लोलाट, शंकुक और भट्टनायक। इसके अलावा फिर जो आनंदवर्धन थे उन्होंने ध्वनि रस के बारे में बात की, और अभिनव गुप्ता ने एक बहुत बड़ा थ्योरेटिकल डेवलपमेंट किया रस थियरी के ऊपर, उन्होंने भी लिखा। और अभिनव भारती नाम की एक बहुत बड़ी उन्होंने बुक लिखी, बहुत फेमस वर्क है ये अभिनव भारती, जिन्होंने अभिनव गुप्ता ने अपने इस वर्क में रस थियरी और पोएटिक्स के बारे में बात की है। डांडिन ने काव्यदर्श और वमन ने काव्यालंकार सूत्र में रीति के बारे में बात किया है। इसके अलावा जो वमन, अभिनव गुप्ता और डांडिन है, इन्होंने गुण के बारे में बात की है। आनंदवर्धन ने ध्वन्य लोक के बारे में ध्वन्य लोक ये बुक लिखी, ये वर्क लिखा, जिसमें उन्होंने ध्वनि के बारे में बताया। ध्वनि मतलब साउंड, कि किस तरीके से जो साउंड है ये एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है पोएट्री का, और उसके सामने अलंकार और शब्दार्थ तो कुछ भी नहीं है। शब्दार्थ का मतलब होता है मीनिंग्स, और अलंकार मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच। तो जो आनंदवर्धन है उन्होंने अपने वर्क ध्वन्य लोक में बताया कि किस तरीके से किसी भी पोइट्री का जो साउंड है वो बहुत ही मधुर होना चाहिए, और ये जो ध्वनि है, जो साउंड है, वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है पोइट्री को, और खास कंडीशन है ये पोइट्री का, जिसके सामने अलंकार और शब्दार्थ भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की ध्वनि है। आनंदवर्धन देयरफॉर टॉक्स अबाउट ध्वनि रस। इस तरीके से आनंदवर्धन ने ध्वनि रस के बारे में बात किया है कि ध्वनि रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोइट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसके अलावा फिर जो कुंतक थे वो भी एक बहुत ही अच्छे लिंग्विस्ट थे,
और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडियन पोएटिक्स के लिए। तो वो वक्रोक्ति के बारे में बात करते हैं, वक्रोक्ति जीविता अपने वर्क में। महिम भट्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ अनुमान। महिम भट्ट ने अनुमान के बारे में बताया कि किस तरीके से हम अपनी जो पोइट्री है उससे क्या अनुमान निकाल सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, उसका क्या मकसद हो सकता है, कैसे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ध्वनि के पोइट्री में। कॉम्प्रिहेंड करना यानी समझना, मतलब निकालना। इसके अलावा क्षेमेंद्र का औचित्य विचार और कवि कंथावरन, ये 2 बुक्स हैं जिसमें औचित्य के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि पोएट का क्या मकसद था, क्या औचित्य था उस वर्क को लिखने में और हमें क्या समझ में आया उस वर्क से। तो इस तरीके से ये कुछ एलिमेंट्स हैं इंडियन पोएटिक्स के और फीचर्स हैं। अब हम लोग फंक्शंस और पर्पस डिस्कस करेंगे कि ये जो पोएट्स थे इन्होंने पोएट्री को क्यों लिखा, इनका क्या मकसद क्या था, क्या पर्पस था, यानी क्यों उन्होंने ये लिखा, और पोएट्री का फंक्शन क्या होता है, पोएट्री क्यों लिखी जाती है, उसका काम क्या होता है। फंक्शन का मतलब काम। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशंस समझ लिए पोएट्री के, और अब हम लोग समझ रहे हैं कि उसका एम और पर्पस क्या है। तो इट वाज अ ट्रेडिशन फ्रॉम द इंसेप्शन इन संस्कृत पोएटिक्स टू मेंशन द गोल एंड पर्पस ऑफ देयर वर्क इन द ओपनिंग ऑफ द बुक। तो ये एक ट्रेडिशन था, जब कोई भी आचार्य, कोई भी मुनि अपना संस्कृत वर्क लिखते थे तो वो बुक की शुरुआत में लिख दिया करते थे कि उनका गोल क्या है, पर्पस क्या है इस वर्क का, उन्होंने इस बुक को या इस वर्क को क्यों लिखा है। तो जो आचार्य थे वो भी अछूते नहीं थे इस काम से, वो भी अपनी बुक्स में ज़रूर शुरुआत में लिख दिया करते थे कि उन्होंने उस वर्क को क्यों लिखा है। तो भामा, विश्वनाथ, हेमचंद्र, कुंतक, वमन, भोजराज एंड रुद्रत, ये कुछ लोग थे जिन्होंने इस एंशिएंट ट्रेडिशन को बचाकर रखा और अपने वर्क की शुरुआत में लिख देते थे वो लोग कि उन्होंने इस पोइट्री को क्यों लिखा है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ पोइट्री, अपने शुरुआत में ही वो लोग लिख देते थे। तो अगर हम भरत मुनि की बात करें तो भरत के वर्ड्स में जो ड्रामा या पोइट्री है वो उसका जो काम है, सबसे बड़ा काम है या सबसे बड़ा मकसद है, वो है धर्म का अचीवमेंट। यानी वो पोइट्री को इसीलिए लिखते थे ताकि लोग पोइट्री को पढ़कर धार्मिक बने और सही रास्ते पर चले, धर्म यानी वर्चुअस बने, सही रास्ते पर चले, फेम हासिल करें और उनका जो नाम है वो परमानेंटली हो जाए समाज में। इट प्रोवाइड्स बेनिफैक्शंस, एनरिचेस इंटेलेक्ट। तो भरत कहते हैं जो पोइट्री है, जो कोई भी पोइट्री लिखता है और जो कोई भी उसे पढ़ता भी है, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बेनिफैक्शंस यानी उससे फ़ायदे होते हैं, उनसे उनकी जो बुद्धि है वो भी एनरिच होती है, यानी वो और ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान होते हैं। और पोइट्री इम्पार्ट्स इंस्ट्रक्शन, यानी अगर कुछ चीज़ सिखानी है तो पोइट्री उस इंसान को, रीडर को ज़रूर कोई चीज़ सिखा के जाती है। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट अ गुड पीस ऑफ पोइट्री बिसाइड्स गिविंग रेपुटेशन एंड रिजॉइस मेक्स वन लीडिंग ऑफ ऑल आर्ट्स। तो वो कहते हैं कि एक अच्छी पोइट्री जो होती है वो किसी इंसान को रेपुटेशन दे सकती है, उसे रिजॉइस यानी कि हम उसको पढ़कर खुशी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे निकल सकते हैं, लीड कर सकते हैं सारी आर्ट्स में, और हमारे जो 4 मकसद हैं ज़िंदगी के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मतलब वर्च्यू, वेल्थ, डिज़ायर और सैल्वेशन, ये भी हमें हासिल हो जाते हैं जब हम पोइट्री को पढ़ते हैं या लिखते हैं। कुंतक एंड रुद्रात एडेड मोर एम्स। इसके अलावा जो कुंतक और रुद्रात थे उन्होंने और एम्स को ऐड किया है इन 4 पर्पसेस के अलावा। उन्होंने कहा है कि पोइट्री को पढ़ने लिखने से और ज़्यादा हमें चीज़ें हासिल होती हैं। रुद्रत एन्यूमरेटेड द एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग। तो रुद्रत कहते हैं कि अगर हम पोइट्री से डील करते हैं तो हमें सफरिंग नहीं महसूस होगी, हमें हमारी जो मुसीबतें हैं वो टल जाएंगी, हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और हमें अपना डिज़ायर्ड बोन, जो भी इच्छाएं हैं वो भी हमारी पूरी हो जाएंगी। तो जो 4 मकसद हैं हमारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो तो हासिल होंगे, इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ हासिल होगा। कुंतक एड्स नॉलेज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, मेंटल एक्सिलरेशन एंड स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। तो कुंतक कहते हैं कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो रूल्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी समझ में आता है। मेंटल एक्सिलरेशन यानी हमें बहुत ज़्यादा मेंटली खुशी मिलती है, एक्सिलरेशन का मतलब होता है हैप्पीनेस। और स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन यानी कि हम स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस करते हैं। मोहम्मद ने भी ऐसी ही एक लिस्ट हमें बताई है
और वो कहते हैं कि पोइट्री क्यों है। पोइट्री है फेम अचीव करने के लिए। जो पोइट्री लिखने वाला पोएट है उसे फेम हासिल होती है, यानी कि वो फेमस हो जाता है, उसे पैसे हासिल होते हैं, वेल्थ और नॉलेज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आते हैं, और इविल यानी बुराई को हम खत्म कर सकते हैं पोइट्री के जरिए, एंड अटेनिंग इंस्टेंटेनियस हाईएस्ट ब्लिस। तो जो पोइट्री पढ़ता भी है उसे एकदम इंस्टेंटेनियस यानी तुरंत ही हाईएस्ट ब्लिस, ब्लिस का मतलब खुशी, बहुत ही ऊंची तरह की खुशी हासिल हो जाती है। और इसके अलावा हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलते हैं पोएट्री में जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो यहीं पर ये जो वर्क की समरी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये फीचर्स, फंक्शंस और पर्पस समझ में आया होगा और आप अपने एग्जाम में इसे यूज़ कर पाएंगे। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।